डिस्कस करते हैं अब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल में क्या क्या बात समझ में आई कि ये पहली बात जो नेचर में बहुत पहले से यूज हो रहे हैं, है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, दोज सोर्सेज which are accumulated in nature over a longer period of time। ठीक, कि जो नेचर में एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा होना, तो वो इकट्ठे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा टाइम एक साथ नेचर में। जैसे कोल बनने में बहुत टाइम लगता है, 200 से 300 साल लगते हैं। ये बात समझ लो कि 200 to 300 ईयर्स लगते हैं जब कोई हम मैटर छोड़ें अंदर। कोल नेचर में नेचुरल मटेरियल है ना। इट टेक्स 200 टू फॉर्म कोल। ठीक, तो तुम्हारी जनरेशन 2 या 3 आगे आ जाएंगी, पापा फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, तब जाके कोल का फॉर्मेशन होगा, तब कोई देख पाएगा। ठीक, तो ये क्या है, 200 से 300 ईयर्स लगते हैं, तो इनमें बहुत टाइम लगता है। ठीक, दे टुक टाइम टू फॉर्म, ठीक, ओवर 200 to 300 ईयर्स, ऐसे समझ सकते हैं, मोर टाइम। ठीक है, ऐसे समझो। एंड टेक टाइम टू रिप्लेनिश। ठीक, मतलब दोबारा से रिप्लेस होने में या रिप्लेनिश आने में टाइम लगता है। और इनका यूज हम एक दिन में ही खत्म कर सकते हैं। इनको बर्न कर दें और ये खत्म हो जाएंगे। कोल है, उसको यूज करें तो 2 से 3 आवर्स की एनर्जी देगा, देन खत्म हो जाएगा। ऐसी पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, पेट्रोलियम क्या, जो पेट्रोल डीजल या ऑयल हम अलग अलग यूज करते हैं, पेट्रोलियम एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है, उसको देखेंगे। ठीक, तो ये क्या है, कुछ टाइम तक एनर्जी देते हैं, देन कंज्यूम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक, खत्म हो जाने का मतलब खत्म तो नहीं होंगे, एनर्जी तो है इसमें। और मैंने पहले ही बोला, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ऐश में, फ्यूम्स में। अब फ्यूम्स में कन्वर्ट हुए तो हमें पता है जो वेपर्स है या एयर पॉल्यूशन है, फ्यूम्स में कन्वर्ट हुए। फ्यूम्स में क्या, अलग अलग गैसेस होंगी, तो वो हमारे किसी यूज़ की नहीं है। उन गैसेस से हम एनर्जी नहीं ले सकते और वो एनवायरनमेंट में जाएंगी तो एक्चुअल में हमारा नुकसान ही करेंगी। ठीक, तो इसीलिए ख़त्म होने का मतलब कि अब उनकी एनर्जी हम नहीं यूज़ कर सकते। और क्या बात समझी हमने कि ये नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि अब इतना टाइम ले रहे हैं फॉर्म होने में। एनर्जी तुम इनकी एक दिन में ख़त्म कर सकते हो और ये बनने में 200 से 300 ईयर्स ले रहे हैं, तो यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इनकी फॉर्मेशन में। तो इसीलिए हम इन्हें कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक, तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हमने समझा। अब इनको समझते हैं इनके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल्स कैसे, सबसे पहले समझते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर हमारे पास अलग अलग मैटर आ जाता है ना। इसको ये समझ सकते हैं, डेड एंड डिकेड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, डेड और डिकेड पार्ट्स है प्लांट्स और एनिमल्स के। डेड आर बरीड माने होता है अंदर दबा देना, डीप अंडर अर्थ। ठीक, तो यहाँ पर एक बात तुम्हें ये समझनी है कि अगर ये तुम्हारे पास अर्थ की सरफेस है और तुम जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारे को प्रेशर फील होगा। ठीक, हाई प्रेशर होगा। कैसे, यहाँ पर देखो आसपास जो है सॉइल होगी या रॉक्स होंगे, सॉइल का स्ट्रक्चर हमें पता है, तो वो सब प्रेशर लगाएंगे उस पर। तो जब वो बड़ी डीप डाउन अंडर अर्थ है, अंडर हाई प्रेशर, ठीक, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू
फॉसिल फ्यूल्स, और इन फॉसिल फ्यूल्स को हम बाद में यूज़ करते हैं कैसे, या तो इन्हें हम बर्न करें, जलाएं, तो जलाने से क्या होगा, इनमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब एनर्जी क्यों प्रोड्यूस हो रही है उसका रीज़न भी तुम समझ सकते हो कि जब ये अंडर अर्थ के चले गए, हाई प्रेशर हो गया, तो जब ये ऊपर थे इनके अंदर सोलर, मतलब जो सोलर एनर्जी हमारी सन की एनर्जी आ रही होगी उस पर एक्ट कर रही होगी। ये जो बात बता रहा हूँ बहुत ऊपर लेवल की बात है, तुम्हें बस वैसे समझ जाना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल्स ये चीज़ है, लेकिन समझने का क्या है, अब जब एनर्जी आई है तो सुन लो कहाँ से आई है, सन हमारा सोलर एनर्जी देता है, जब ये ऊपर होंगे एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, नीचे जाने पर एनर्जी लॉस नहीं होती, हाई प्रेशर के अंडर वो और उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब हम उन्हें बाहर निकालते हैं, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम या जो भी चीज़ें फॉसिल फ्यूल्स की हो, डेड और डिकेड प्लांट्स मटेरियल हो, है ना, जब उन्हें हम निकालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं या बर्न करने पे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्हें हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो है, बाद में इनके देखेंगे डिसएडवांटेजेस कि ये एयर पॉल्यूशन ये सब करते हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोल। अब कोल भी कैसे फॉर्मेशन होगा, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, जब ये अर्थ के अंदर बरीड है, ये अर्थ के अंदर फॉर्म होता है, जब हम जितना अंदर जाएंगे, जितना ज़्यादा हम उसे बरीड है डीप में, उसे खोदेंगे तो हमारे पास कोल का फॉर्मेशन होगा। इसमें कोल कैसे बन सकता है, या तो प्लांट्स के मटेरियल, प्लांट्स के वुड वगैरह, या खुद ही नेचुरली फॉर्म्ड होता है। और एक और कमाल की बात कि ये जो फॉर्म्ड है ये किससे बन रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनता है। ठीक, इसके कंपाउंड्स होते हैं ये, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो यही सब समझने वाले हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स बनाए, उनको आपस में ये मिल गए हैं नेचर में। ठीक, नेचर मटेरियल है, नेचुरल। ठीक, नेचर में मिला है। और यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या है, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में हमारे पास मीथेन होती है। ठीक, मीथेन को हमारे पास ये 97% होती है इसके अंदर। मीथेन क्या, अगर हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो हम IUPAC ये सब चीज़ें भी देखने वाले हैं, तो अभी के लिए ये समझ लो कि ये मीथेन है CH4, कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम। नेचुरल गैस में बहुत सारी गैसेस होती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऐसी गैसेस। और जो हमने एक और नाम सुना, पेट्रोल तुमने सुना होगा, बाइक्स या स्कूटीज इन सब में यूज़ होता है। कोल तुमने सुना होगा, जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी होती है पावर स्टेशन पे, या फिर टरबाइन चलाने के लिए उनको बर्न करते हैं, वो वाटर वेपर में जाता है, टरबाइन चलता है। और जो आयरन्स होते हैं, जो पुराने ज़माने की आयरन्स होती थी, उनमें वो कोल्स डाल के प्रेस करते थे कपड़े, ये सब चीज़ें। ठीक, तो कोल को तुमने यहाँ देखा, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम को कहाँ देखा तुमने, स्कूटी इन सब में। नेचुरल गैस को तुमने समझा होगा, एक चीज़ होती है CNG। ठीक, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मतलब कि अगर ये जो नेचुरल गैस है इसको मैं हाई प्रेशर पे रखूं, हाई प्रेशर पे क्या होगा, ये पार्टिकल्स पास आ जाएंगे। ठीक है, तो जब ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमने रखी हुई है, इसको फिल्ड अप करते हैं किसी सिलेंडर में, और जब अपनी क्वांटिटी के अराउंड निकालते हैं, मीथेन को जब बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये पॉल्यूशन भी कम करता है। इसीलिए हमने देखा होगा CNG बसेस या CNG का ज़्यादा यूज़ करने को कहते हैं rather देन पेट्रोल, क्योंकि ये ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। ये सब भी हम चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक, तो नेचुरल गैस में मीथेन का सबसे ज़्यादा परसेंट होता है, उसके बाद मैंने इथेन बताया, प्रोपेन बताया, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। ठीक, हाइड्रो वाटर से एनर्जी यूज़ करेंगे। न्यूक्लियर में हम समझेंगे कि न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियस की ब्रेकिंग या दो न्यूक्लियस के टकराने से एक दो चीज़ें एनर्जी प्रोड्यूस करने की, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, है ना। फ्यूज़न में क्या, जब हम दो छोटे हमारे पास एटम है, उनके न्यूक्लियस को आपस में एक तस्मा लो स्ट्राइक करते हैं, तो उनको टकराने से एक बड़ा वो फॉर्म होता है, बड़ा एटम, और उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या, अगर मेरे पास एक बहुत ही बड़ा एटम है और उसको मैं ब्रेक करूं, उसके न्यूक्लियस को ब्रेक करूं, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सब कंसेप्ट देखेंगे। ठीक, देन विंड एनर्जी है। ये मेजर सोर्सेज हैं इंडिया के अंदर जो हम यूज़ करते हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए।
उसके बाद जो भी होंगे सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब भी तुम पढ़ोगे। लेकिन ये चीज़ें क्या है, मेजर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा देखो कोल फिल्डअप कर रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर पावर स्टेशन या दूसरी वहाँ पर एनर्जी कोल को बर्न करके यूज़ होती है। ठीक, पेट्रोलियम नेचुरल गैस हम अपनी व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट चलाने में यूज़ कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर में पेट्रोल डालते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी देता है, मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट वाला कंसेप्ट। ठीक, तो एनर्जी का ये हो गया। हाइड्रो एनर्जी का यूज़ जब हम वाटर को डैम्स में हाई पोटेंशियल एनर्जी से नीचे भेज फेंकते हैं तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, उससे हम टरबाइंस रिवॉल्व कराते हैं, टरबाइंस चल गई तो उससे एनर्जी हम प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गई, अब एक एक करके देख लेते हैं। ठीक, आगे हमने फॉसिल फ्यूल्स के यूजेस देखे, कोल का यूज़ समझा, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का, और फिर न्यूक्लियर, विंड, थर्मल, ये सब। ठीक, तो इतने सारे यूज़ हैं, तब भी हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों हम सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, या फिर ऐसे एनर्जी के सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में यूज़ हो सके। पहली बात कि ये ख़त्म हो सकती है, नॉन रिन्यूएबल है। कोल एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा फॉर्मेशन में 200 से 300 ईयर्स लेगा, तो वो हम 200 या 300 ईयर्स तक तो वेट नहीं कर सकते कोल बनने का। तो इसीलिए हमें कुछ और चीज़ें तलाशने की ज़रूरत है। एक और बात कि फॉसिल फ्यूल्स का डिसएडवांटेज क्या है। एक पहला कि ये तो नॉन रिन्यूएबल है, ये बात समझ में आती है। और पॉइंट्स क्या कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज एयर पॉल्यूशन। कैसे कि ये ऐसे फ्यूम्स, ऐश, वेपर देते हैं, जैसे ब्लैक मान लो, तो इनमें होती है टॉक्सिक गैसेस। टॉक्सिक गैसेस क्या करेंगी, एयर पॉल्यूशन। जो हमारे बर्ड्स, पिजन, ये सब उड़ रहे हैं हमारे पूरे स्काइज में, तो वो उसे हार्मफुल है। कैसे कि अगर वो इनहेल करते हैं उस गैस को तो या तो वो बेहोश हो सकते हैं या फिर उन पर कुछ फ़र्क पड़ सकता है। ठीक, तो जो चिमनीज़ वगैरह होती हैं जहाँ से धुएं निकलते रहते हैं, वो तुमने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, ब्लैक कलर के होते हैं। तो वो सारे क्या है, वेस्ट मटेरियल्स है जो उन फैक्ट्रीज, चिमनीज़ में बर्न हो रहा है और एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, तो फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग पे एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक, अब यहाँ पर एक टर्म आया एसिडिक ऑक्साइड्स। जो वर्ड पढ़ो उसका मतलब समझो, ऐसे रट मत लो कि एसिडिक ऑक्साइड्स है वो हमारी एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब एसिडिक ऑक्साइड्स एक्चुअली में क्या है, गैसेस। कुछ गैसेस हैं, एक दो, या फिर फ्यूम्स भी हो सकते हैं, है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब ये एसिड रेन करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या करती हैं, एसिड रेन। ठीक, विच अफेक्ट्स वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले ये बात समझो, एसिडिक ऑक्साइड्स होती क्या हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स वो होती हैं, याद करो जब हम डिस्कस कर रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो हमने समझी थी बात कि मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड्स, कि उनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। ठीक, और एक और बात पढ़ी कि नॉन मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक, अब देखो इसमें आ गई केमिस्ट्री, और हम ये फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं कहने को तो। ठीक, तो एसिडिक ऑक्साइड्स एसिड रेन कर रही है। तो सबसे पहली बात, एसिडिक ऑक्साइड क्या हो सकती है, जो नॉन मेटल से बने, और ऑक्साइड क्या, जो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनेगी। यानी कि अगर एसिडिक ऑक्साइड मैंने बोला तो एक कोई नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल से फॉर एग्जांपल हमने सल्फर ले लिया। ठीक, सल्फर ऑक्साइड। ठीक, या नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, अब इनके फॉर्मूले बताओ। अब तुम्हें अगर केमिस्ट्री आती है तो इसका फॉर्मूला बता सकते हो। मुझे पता है इसका फॉर्मूला SO2 होता है और इसका NO2 होता है। ठीक, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का पता लग गया, SO2 का पता लग गया। अब देखो तुम्हें इनके फॉर्मूले पता है,
ये एसिडिक ऑक्साइड्स जो है प्रोड्यूस हो रही हैं अगर मैं फॉसिल फ्यूल्स बर्न करता हूँ, जलाता हूँ। तो जब ये एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो वो एसिड रेन कैसे कर रही है, यानी कि एसिड का फॉर्मेशन क्या हो रहा है। एसिड रेन का मतलब समझो रेन ऑफ एसिड्स मान लो, जैसे वाटर गिरता है वैसे अब एसिड गिर रहा है। अब तुम सोचोगे एसिड हमने क्या बात समझी है कि एसिड जो होता है सोर टेस्ट होता है और वो या तो किसी फ्रूट्स में होता है या हम उसे सिंथेसाइज करते हैं, HCl H2SO4 ये सब फॉर्मूले होते हैं। तो यानी कि इन गैसेस से फॉर्मेशन हो रहा है किसका, एसिड्स का। एसिड क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, H2SO4 ये सब है। यानी कि जब SO2 की रिएक्शन, ये एसिडिक ऑक्साइड ये जो आई है एनवायरनमेंट में कौन लाया, फॉसिल फ्यूल्स लाए, ठीक। फॉसिल फ्यूल्स ने SO2 गैस प्रोड्यूस करी और जब हमारी बारिश हुई H2O कहाँ से आई, रेन से, तो ये SO2 एनवायरनमेंट में घूम रही है। मान लो मैंने ये फॉसिल फ्यूल है इसको बर्न करा, अब ये जलने के बाद इसने रिलीज करी एसिडिक ऑक्साइड्स SO2। अब वो SO2 पूरे एनवायरनमेंट में घूम रही है मजे से इधर उधर, ठीक। अब हुई हमारी बारिश, बारिश का टाइम आया, बारिश होगी, बादल में बारिश गिराई तो H2 आई रेन से, इनकी रिएक्शन हुई एनवायरनमेंट में ही, ठीक। तो उनसे फॉर्मेशन हुआ H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड जो बना, अब ये देखो कितनी खतरनाक चीज है। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज में यूज होता है, इतना हार्श है अगर हाथ पे गिर जाए तो बर्न कर सकता है। अब ये ऐसा हार्मफुल सल्फ्यूरिक एसिड जब या तो किसी वाटर पे गिरेगा, अब मान लो हम बारिश के टाइम नॉर्मली बाहर जाना पसंद नहीं करते या बाहर नहीं रहते तो हम तो बच सकते हैं, लेकिन जो वाटर बॉडीज हैं या एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए तो कोई छत घर है नहीं, ऐसा कुछ उन पे भी नहीं है, वो तो सीधा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। या जो समुद्र के आसपास बारिश हो रही है वहां पर तो वह एज इट इज है। यानी कि जो वाटर पे गिरेगा, वाटर बॉडीज पे या एक्वाटिक एनिमल्स, तो वहां पे जब ये गिरेगा तो पीएच जो है नीचे कम हो जाएगा। अब एसिड ये इतना हार्मफुल है कि वो हमारी बॉडी पे गिर जाए तो बर्न कर सकता है, जला सकता है, तो वो एक्वाटिक एनिमल्स को भी हार्म करेगा। दूसरी बात, अगर ये सॉइल रिसोर्सेज पे गिरता है या जहाँ पे फसल हमारी वगैरह है तो उनको भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि जो पीएच ऑफ सॉइल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी फसल को उगाने के लिए, या उसको एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर याद करो, ध्यान में आ जाएगा, ठीक। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ। ऐसे ही दूसरी एसिडिक ऑक्साइड हमारे पास है NO2। अब जब NO2 की रिएक्शन H2O से हुई तो प्रोड्यूस हुआ HNO3, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड, ठीक। तो ये नाइट्रिक एसिड भी हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है। तो यानी कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बहुत ही ज़्यादा सोचने का है। अब सोचो अगर SO3 बहुत ज़्यादा SO2 बढ़ गई बहुत ज़्यादा तो ये हार्म कर सकती है। SO2 गैस हो सकती है, साथ में SO3 भी गैस होती है, यहाँ NO2 की जगह N2 गैस भी होती है, नाइट्रोजन की बहुत सारी हो सकती है। मैंने एक ही दो लेके बताया है, समझने की बात थी। ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, वाटर कहाँ से आया, बारिश रेन से आया, उससे हमारा एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अब ये अफेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स होंगे, पीएच कम होगा, उनके जो एग्स हैं उन पे हार्म करेगा, क्योंकि एग्स तो जो होंगे उनमें जो सहने की वो होगी वो तो नहीं कर पाएंगे, या फिर उनकी बॉडीज बर्न हो सकती हैं, और सॉइल रिसोर्सेज जो प्लांट्स होंगे उनको अफेक्ट होगा, फर्टिलिटी कम हो सकती है। थर्ड चीज क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आर आल्सो रिलीज, ठीक। अब ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेंगी, तो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेप्ट 9th क्लास में भी तुमने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस को, ठीक है। तो ग्रीन हाउस को समझने के लिए तुम्हें ये बात समझनी है कि ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है। तो ग्रीन हाउस का मतलब अगर कभी नहीं पता तो यहाँ समझ, ग्रीन हाउस हमारे जो छोटे प्लांट्स होते हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, तो उनके लिए एक ऐसा टेंट शेप का बनाया जाता है, या एक तरह से मान लो घर बनाया जाता है प्लांट्स के लिए, ठीक।
घर बना दिया। अब ये जो इस पे वॉल्स होंगी, वो वॉल्स ऐसी होंगी, दीवारें नहीं, ग्रीन क्लॉथ मान लो, हरे कपड़े से बनाई जाती है। ठीक, जब इसमें सन की लाइट आती है, ठीक, सन की लाइट आती है, तो ग्रीन कलर ऐसा है जो सन की रेज को ट्रैप कर लेता है। ठीक, तो सन की एनर्जी, हमें ये बात पता है कि दिन के टाइम तो रहेगी लेकिन रात के टाइम चली जाएगी। तो ग्रीन हाउस एक ऐसा होता है एनवायरनमेंट, ग्रीन क्लॉथ से पूरा ढका हुआ होता है कि वहाँ पर जो भी प्लांट्स हैं, यहाँ छोटे छोटे प्लांट्स होंगे जो उग रहे होंगे, उनको सपोर्ट देगा। जो सोलर एनर्जी चाहिए उसकी कांस्टेंट सप्लाई होगी। हीट क्या हो जाएगी? ट्रैप। हीट इज ट्रैप, मतलब जो गर्मी है उसे ट्रैप कर लिया, रोक के रख लिया, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अब ये बात समझनी है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। अब कुछ ऐसी गैसेस जो ग्रीन हाउस है, अभी ग्रीन हाउस क्या कर रहा है? हीट को ट्रैप कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी गैसेस जिनको ना ऐसा कुछ ग्रीन हाउस गैस कुछ नहीं चाहिए, ग्रीन हाउस कंसेप्ट कुछ नहीं पता, वो ऐसी गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं। ठीक, तो CO2 क्या है? हमने क्या समझा? ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2। ठीक, अब ये CO2 क्या करती है? इट ट्रैप्स हीट। अब ये हीट को ट्रैप कर लेगी। अगर ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो जो भी CO2 के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं हमारे अर्थ में, अब जब सनलाइट आएगी, सनलाइट मान लो चली गई रात के टाइम, लेकिन अब उन मॉलिक्यूल्स ने हीट ट्रैप कर लिया अपने अंदर, अब वो जाने नहीं देंगे हीट को, तो वो क्या बढ़ाएंगे? टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक, तो CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस का एक एग्जाम्पल है ना। तो इसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीज। इसीलिए हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस जैसी गैसेस हैं, ये टेम्परेचर बढ़ने कब नहीं देंगी? जब हम इसको ख़त्म कर दें। ख़त्म कैसे करेंगे? प्लांट्स इनका यूज़ कर ले। ठीक, तो ये भी बात हमें समझ में आ गई। ग्रीन हाउस आगे से ध्यान रखना किस लिए यूज़ होता है। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट बर्न कम्प्लीटली। ठीक, ये फोर्थ कंसेप्ट है कि जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं वो पूरे ख़त्म नहीं होते, उनकी कुछ एशेज या वेस्ट प्रोडक्ट रह जाते हैं। दे लीव्स एशेज आफ्टर बर्निंग। अब वो एशेज या तो हार्मफुल हो सकती हैं या एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है, उनका हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते और उसके अंदर स्ट्रेंथ भी नहीं होती जो हम नीचे यूज़ कर सकें। ठीक, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि फॉसिल फ्यूल्स पूरे बर्न नहीं होते। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी? सोर्स ऑफ एनर्जी समझा। आज के बाद कोई 6th क्लास वाली डेफिनेशन मत देना, जो 10th क्लास की एक्चुअल डेफिनेशन है वो देना, क्योंकि 10th क्लास में आया हो स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, 10th स्टैंडर्ड। ठीक, इन सब चीज़ों को समझा। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और कन्वेंशनल समझी। कन्वेंशनल मतलब जो हम लगातार कुछ टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, और उसके बाद इसमें जो मेन कंसेप्ट था फॉसिल फ्यूल्स और जो सारे पार्ट्स थे उसके, वो सब देखे। देन इसके डिसएडवांटेज भी समझ लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कैसे, इन सब चीज़ों को कैसे कम कर सकते हैं, है ना, ये सब देखेंगे। और इसके एडवांसमेंट या और एनर्जी में जो यूज़ है वो सब देखेंगे। तब तक तुम इस लेक्चर को पढ़ते रहो, ऐसे देखते रहना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कर देना।